गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा इन्वायरमेंटल इशू, और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी पॉइंट देख लेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले टर्म आता है पोल्यूशन। इसकी डेफिनेशन आ चुकी है, पूछी जा चुकी है, तो इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज, मतलब भाई आपकी इच्छा से हो तो अच्छी बात है, आप ना चाहते हुए भी चेंज हो जाए। किसमें? फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर या सॉइल। सॉइल या फिजिकली खराब हो जाए, केमिकली खराब हो जाए या बायोलॉजिकली खराब हो जाए, एयर, लैंड, वाटर या सॉइल, दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन। ये डेफिनेशन आ चुकी है, इंपॉर्टेंट है। एजेंट्स that bring about such an undesirable change are called pollutants। और ऐसे कारक जो ऐसे काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पोल्यूटेंट्स कहेंगे। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था 1986 में। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक में कई सारे ईयर्स हैं, तो शुरुआत करते हैं हम लोग 1974, 1981, 1986, 1987, 1989 and 1997 और 1980s। इतने सारे ईयर्स आपके हैं। गुड आफ्टरनून प्रभांशु। तो इतने सारे ईयर आपके साथ साथ हैं। प्रत्युष गुड आफ्टरनून। तो बेटा चलो फटाफट बोल डालो। 1974 में दो हैं, एक तो वाटर, यस राइट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। और साथ ही साथ एक है आपका चिपको मूवमेंट। नाइनटीन 81 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। नाइनटीन 87 में पहला है नॉइज पोल्यूशन ऐड किया गया था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। नॉइज पोल्यूशन ऐड किया गया था इन एयर एक्ट अमेंडमेंट के द्वारा। और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया तो था 1987 में, लेकिन इफेक्टिव हुआ था 1989 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1997 में आया है क्योटो प्रोटोकॉल। और 1980s में आपका ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये ईयर इतने तो आपको याद ही रहने चाहिए। तो याद होगा आप लोगों को क्यों? बाकी एक फाइल हमने ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है ईयर का। इसका मतलब इतने ईयर आपको याद हैं? बोलिए यार, याद है कि नहीं है? यस सर।
यस सर। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आपका सबसे पहले आता है एयर पोल्यूशन में, तो दो चीजें आती है, एक आता है स्क्रबर और एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। स्क्रबर क्या होता है कि कुछ नहीं, जैसे मान लो डर्टी एयर निकाला जाता है तो यहाँ पे लाइम वाटर स्प्रे किया जाता है, तो वाटर से क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे चिमनी के यहाँ पे बैठ जाएंगे, और इसमें जो गैसेस वगैरह होंगी वो क्या हो जाएंगी, पॉइजनस गैस वगैरह लाइम वाटर से रिएक्शन करके भी वहां से हट जाएगी। स्क्रबर मेनली किस पोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, SO2 पोल्यूशन। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में देखो क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, जब यहाँ से डर्टी एयर जाएगा तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आयनाइज हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, आयंस को क्या करने वाली होगी, मेटल जो आयंस को क्या करती हो, अट्रैक्ट करती हो, जिसको बोलते हैं कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड। ये यहाँ से हवा एकदम धीरे धीरे पास की जाएगी, इतना तेज नहीं रहेगा कि बहुत तेजी से निकल जाए उड़ जाए, धीरे धीरे हवा पास करते रहेंगे, धीरे धीरे जो आयनाइज डस्ट पार्टिकल यहाँ पे बैठते चले जाएंगे। और कहते हैं इसकी इफेक्टिवनेस कितना है, कहते हैं नियरली, या कह सकते हो 99%। यहाँ तो नियरली भी नहीं, यहाँ पे ओवर है, 99% से ज्यादा है, बाकी जगह पे क्या नियरली है। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर का दो मेथड होता है, एक होता है स्क्रबर और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो जरा बेटा बताइए, स्क्रबर पार्टिकुलेट मैटर के साथ साथ गैसेस, पॉइजनस गैस जैसे कि SO2 को भी रिमूव कर देता है, तो स्क्रबर का एक एडिशनल बेनिफिट मिल गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर खाली क्या करेगा, पार्टिकुलेट मैटर, वो भी कितना, ओवर 99%। इलेक्ट्रोड वायर होंगे मेंटेन एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स व्हिच प्रोड्यूस अ कोरोना। क्या प्रोड्यूस करेगा, कोरोना। ये वाला कोरोना मत समझ लेना, दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पे चार्ज का एक फ्लक्स जनरेट होगा, यहाँ पे पूरा एक फील्ड बन जाएगा, जिसके जरिए जो भी चीज गुजरेगी वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। These electrons attached to dust particle giving them a negative charge. The collected plates are grounded and attract the charged dust particle. The velocity of air between the plate must be low enough. कितना धीमा रखना होगा आपको to allow the dust to fall. एक लाइन इंपॉर्टेंट भी आया था, a scrubber can remove gases like sulfur dioxide. तो बताइए स्क्रबर में कौन सा वाटर यूज करते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है भाई, लाइम वाटर NaOH plus CaO। क्या, NaOH plus CaO का, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस COH। सोडा लाइम होता है। हाँ तो सोडा लाइम हो गया, सॉरी। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस प्लस SO2 कंफ्यूज हो सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशन। हमको सीधे लगता है कि CaOH होल ट्वाइस होना चाहिए। यस सर। यस सर, यस सर, यही होगा। तो तुम लोग क्या NaOH दुनियादारी बता रहे थे, सोडा लाइम होता है। हमने लाइम वाटर लिखा भी है, तुमने सोचा सर को बेवकूफ बना दे। The velocity of air between the plates must be low enough to allow the dust to fall. A scrubber can remove gases like sulfur dioxide. तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। In a scrubber, the exhaust is passed through a spray of water or lime. Recently, we have realized that a tangent of particulate matter that are very, very small are not removed by these precipitators. कहते हैं कि भारी चीजों को तो तुम बैठा ले जाओगे,
लेकिन बहुत हल्के डस्ट पार्टिकल में उसको कैसे करोगे? जैसे कि CPCB का फुल फॉर्म आया है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कहते हैं कि 2.5 माइक्रोन यानी माइक्रोमीटर या इससे कम, लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। These fine particulates can be inhaled deep into the lungs. लंग्स में बहुत अंदर तक इनहेल कर लिया जाता है। Can cause breathing and respiratory symptoms, irritation, inflammation, damage to the lungs and premature death. ये तो जस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो गया। हाँ, ऑटोमोबाइल्स जो हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं, इसमें जो पेट्रोल यूज किया जाता है उसमें लेड यूज होता है, सीसा, और लेड नुकसान करता है। इसलिए कहा जाता है कि या तो पेट्रोल जो यूज करो कैसा हो, लेड फ्री पेट्रोल हो या डीजल हो, जिससे पोल्यूशन कम हो। नहीं तो फिर क्या करिए, आप अपने लेड फ्री पेट्रोल और डीजल की यूज करने के साथ साथ जो आप वहां पे रखते हो, देखो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है बेटा कि जो आपका ऑटोमोबाइल होता है वो पेट्रोल वगैरह को जब बर्न करता है, तो बर्न करता है तो गैस निकलती CO2 प्लस वाटर। लेकिन अगर ये बर्निंग इनएप्रोप्रिएट हो, लेस अमाउंट में हो, तो गैस क्या बनेगी, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या तो हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन। ये क्या हो गया, अनबर्न्ड, जले नहीं अच्छे से। तो जो बर्न्ड हो गया अच्छे से वो तो कोई दिक्कत नहीं किया, लेकिन जो अनबर्न्ड या पार्शली ऑक्सीडाइज होगा वो ज्यादा नुकसान करता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 में कौन ज्यादा नुकसान करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तब इसको अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को CO2 और वाटर में तोड़ने का काम करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली प्लेटिनम एंड पैलेडियम एंड रोडियम। तो प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, ठीक है, ये हैवी मेटल है और कैसे हैं बेटा, एक्सपेंसिव हैं। इसको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। आर फिटेड इनटू द ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस as the exhaust passes through the catalytic converter. Unburnt hydrocarbons are converted into carbon dioxide and water. ध्यान दो, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन यानी ये जो हाइड्रोकार्बन हो गया, जैसे मीथेन हो गया, ये सब चीजें ये किसमें बदल जाएंगे, CO2 प्लस वाटर में। जो कार्बन मोनोऑक्साइड और NO होते हैं, CO और NO, ये भी तो नुकसानदेह होते हैं। एक किसमें बदल जाएगा, NO2 में, और NO को किसमें बदलेगा, N2 में। चौथ बगल में रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आर चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। जरा देखते हैं केमिस्ट्री में ऐसा कुछ है क्या लिखा। ये देखो, सल्फर के ऑक्साइड क्यों नुकसान करते हैं, ये देख लो आप। क्यों, जो SO2 होता है पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, किसमें बदल जाता है, SO3 में। या तो SO2 किससे रिएक्शन कर सकता है, ओजोन से, किसमें बदल जाएगा, SO3 प्लस O2। या SO2 गैस किससे रिएक्शन कर लेगा, आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, अब क्या बना लेगा, आपका H2SO4। और H2SO4 आपका क्या होता है, एसिड होता है, और एसिड आपके लिए नुकसानदेह होता है। ठीक उसी प्रकार नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो भी क्या बना लेते हैं, नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। तो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, जो एसिड रेन भी कॉज करते हैं। और आपका कभी कभी देखो शाम के समय आसमान लालछुआ हो जाता है, लाल हो जाता है, वो भी आपको याद होना चाहिए। इसमें एसिड रेन वाला आप याद कर सकते हो, और फोटोकेमिकल स्मॉग, ये इंपॉर्टेंट है। ओजोन डिप्लीशन आप यहां से पढ़ सकते हो। तो बेटा ये याद कर लेना,
अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन किसमें बदल देता है? CO2 और वाटर में। कार्बन मोनोऑक्साइड को किसमें बदल देता है? CO2 में। NO को किसमें बदल देता है? N2 में। कौन करता है? कैटालिटिक कन्वर्टर। कैसे होते हैं? प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम होते हैं। एक्सपेंसिव मेटल होते हैं, इसलिए कार में ज्यादा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि कार महंगी पड़ जाएगी, इसलिए अच्छी कारों में लगता होता है। लेकिन जो आप सस्ती कार बनाना चाह रहे हो तो इनको कहाँ से लगा पाओगे। और ऐसे ही हैवी मेटल टाइप का आपका यूज किया गया था गोल्ड एंड टंगस्टन। ये कहाँ यूज किया गया था? बायोलिस्टिक। बायोलिस्टिक या जीन गन, ठीक है। तो ये भी आप एक साथ दोनों याद कर लेना, अब इसमें इंपॉर्टेंट नहीं रहा। और पेट्रोल कैसा यूज करना होगा? अनलेडेड, क्योंकि जो लेड होता है वो कैटालिटिक कन्वर्टर को इनएक्टिवेट कर देता है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑलरेडी बता चुके हैं 1981, और इसमें नॉइज पोल्यूशन आया था 1987 बदलाव करके। अब कैसे याद करोगे? तो देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, मुझे एयर याद करना हो तो बस मैं खाली यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, एक कैसा बनता है, मुझे फीलिंग आती है 81 की, मेरा जो तरीका, बाकी तुम्हारा भी हो सकता है कुछ। बाकी मुझे पता है नॉइज खुद बताता है कि सर मैं लास्ट में एसी हूँ, एसी मतलब 7, तो जाहिर बात है कि इसका क्या होगा, 87 में आया होगा नॉइज। आप भी याद कर सकते हो या आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। नॉइज को नापने की यूनिट क्या होती है? डेसिबल। कौन सी यूनिट होती है बेटा? डेसिबल। तो कहते हैं कौन सा नॉइज बहुत नुकसानदेह होता है? तो कहते हैं 150 डेसिबल या उससे ज्यादा का जब जेट प्लेन या रॉकेट टेक ऑफ करता है तब निकलता है। और ऐसे नॉइज में अगर आप खड़े रहिए हैं बिना कान पे कुछ लगाए तो आपका ईयर ड्रम क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है, ब्लास्ट कर सकता है। आपको पता होगा सिटी एरिया और गांव में कहाँ पे पोल्यूशन नॉइज ज्यादा होगा? तो इस समय तो हर जगह है, डीजे बज रहा है, सब कुछ बज रहा है, तो नॉइज पोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, लॉन्ग अगर एक्सपोजर हो गया नॉइज पोल्यूशन में तो हार्ट की डिजीज आ सकती है, हियरिंग डिसेबिलिटी आ सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये वाला लेकिन याद होना चाहिए, टेक ऑफ ऑफ जेट से कितना निकलता है, तो क्या बोलोगे? 150 डेसिबल। और भैया यूनिट एक तो नॉइज पोल्यूशन की और एक ओजोन की यूनिट, दोनों अलग अलग है, ये डीपीए और डीयू है, ये याद रखिएगा। यानी एक डेसिबल में होता है और एक कैसा होता है? डॉप्सन यूनिट में होता है, ठीक है। कितना याद रहेगा? बोलिए। यस सर। यूनिट याद कर लीजिएगा, बस उतनी बहुत है। हाँ, एक केस स्टडी था दिल्ली का जो कभी पूछा नहीं जाएगा आपको, लेकिन तब भी याद कर लीजिए। कहा गया कि 1990s में दिल्ली में जो रैंक था 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में, कैसी रैंक थी उसकी? चौथी। मतलब 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ वर्ल्ड, जिसमें दिल्ली की रैंक कितनी थी? 4th। कब की बात कर रहे हैं? 90s की, यानी 91, 92, 93, 94, 95 इसकी बात। कहा गया कि दिल्ली में अगर पूरा कार जोड़ दो तो 2 राज्य वेस्ट बंगाल और गुजरात में जितनी कार हैं उतना अकेले तुम्हारे क्या है? दिल्ली में। इसी वजह से PIL, इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। तो ऐसी याचिका दायर की जाती है कोर्ट में जो जनहित के लिए हो, मतलब लोगों के भलाई के लिए। ठीक है, अभी बताते हैं। तो वह क्या हो गया? मफलिंग मतलब होता है कि जो ट्री लगाई जाती है ना, जब पहले देखो, पहले हम लोग जो गाड़ियों में चलाते थे रोड के आसपास ट्री लगाया जाता था, उसको बोलते हैं ग्रीन मफलिंग। ट्री क्या करते थे? नॉइज पोल्यूशन को थोड़ा कम करते थे, और साथ ही साथ जो उसका धुआं निकलता था तो उससे जो वाटर CO2 वाला पोल्यूशन होता था वो फोटोसिंथेसिस करके उसको भी कम करते थे, उसी को बोलते थे मफलिंग।
अच्छा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया ऐसा करो कि अपना जो, अच्छा नॉइज पोल्यूशन चाहो तो लिखना, लिख सकते हो। पोल्यूशन अगर लिखना है तुम्हें तो कितने ज्यादा पोल्यूशन नुकसानदेह हो सकती है, तो भैया वो 60 डेसिबल से ऊपर की जो पोल्यूशन होती है वो नुकसानदेह होती है कंटिन्यूअस अगर रहा है। सर जो हम लोग मोबाइल में नॉर्मल वगैरह सुनते हैं वो सब तो 60 डेसिबल से कम का ही रहता है ना। क्या क्या बोलो बेटा? सर जो हम लोग नॉर्मल मोबाइल पे ये सुनते हैं कुछ भी वो सब तो 60 डेसिबल से कम का ही होता होगा ना। हाँ नहीं नहीं, ज्यादा होता है। 30 to 40 होता है नॉर्मल कन्वर्सेशन में। नॉर्मल कन्वर्सेशन ना, मोबाइल तो गाना बजा रहा हो, कितना तेज बजा रहा है कौन जानता है। वो ज्यादा होता है। फिलहाल इतना मान सकते हो, जो साइलेंस जोन होता है जिसको बोलते हैं, वहां पे लिखा होता है नो नो हॉर्न प्लीज, साइलेंस जोन 50 डेसिबल होता है। जो बोलते हैं शांति एरिया, वहां पे भी 50 डेसिबल है। मफलिंग बताया, क्लियर हो गया, ग्रीन मफलिंग। तो इसमें क्या होता है, यस सर। जो ट्री वगैरह लगाए जाते हैं जो साउंड एब्जॉर्बेंट की तरह काम करते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया था एक बार, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और दिल्ली में सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें थी वो 2002 के एंड तक किसमें कन्वर्ट हो गई बेटा, सीएनजी में। अब कहते हैं कैसे सीएनजी बेटर देन डीजल है। तो सबसे पहली बात है कि बर्न एफिशिएंटली, अच्छे से बर्न करेगा तो अनबर्न्ट यानी बचा कुचा हाइड्रोकार्बन कम होगा। तो लिखा ना, अनलाइक पेट्रोल और डीजल इन द ऑटोमोबाइल एंड वेरी लिटिल ऑफ इट इज लेफ्ट अनबर्न्ड। जितना कम अनबर्न्ड होगा उतना कम आपका पॉल्यूशन होगा। और सीएनजी चीपर देन पेट्रोल और डीजल है। सबसे पहली बात, सीएनजी सस्ती होती है। कैन नॉट बी साइफन्ड ऑफ बाय थीव्स, चोर इसको चुरा नहीं सकते, ना इसमें मिलावट कर सकते जैसे कि पेट्रोल और डीजल में मिलावट होती है। तो अगर सीएनजी इतना बेटर था तो अभी तक सारी गाड़ियां क्यों नहीं सीएनजी पे चलने लगी होती हैं। तो इसके ड्रॉबैक भी होते होंगे कुछ। पहला ड्रॉबैक है कि सीएनजी पेट्रोल जो आपका फिलिंग स्टेशन होते हैं, सीएनजी फिलिंग स्टेशन, वो आपका उसकी अवेलेबिलिटी पूरी अभी बहुत ज्यादा नहीं है। शहरों में है, गांव वगैरह में तो अभी पहुंचा भी नहीं। पहला रीजन ये रहा। दूसरा रीजन ये रहा कि इसकी जो पाइपलाइन बिछानी पड़ती है वो काफी महंगी पड़ती है, और दूसरा काफी उसका केयर करना पड़ता है। इस वजह से सीएनजी अभी उतना ज्यादा फोकस्ड नहीं है। The main problem with switching over to CNG is the difficulty of laying down pipelines to deliver CNG through distribution point pumps and ensuring uninterrupted supply. जैसे पेट्रोल है तुम्हें गांव मिल जाएगा, हर गांव के कूचे में तुम्हें पेट्रोल पंप और डीजल पंप मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें सीएनजी पंप हर जगह नहीं मिलेगा। इस वजह से सीएनजी गाड़ियां कम है। Simultaneously, parallel steps taken in Delhi for reducing vehicular pollution include phasing out of old vehicles, use of unleaded petrol, use of low sulfur petrol and diesel. साथ ही साथ आपको पता है सीएनजी पे कन्वर्ट होने के साथ साथ वहां की गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने पेट्रोल अनलेडेड यानी बिना लेड वाला पेट्रोल यूज किया। ओल्ड व्हीकल को वहां से हटा दिया गया, और साथ ही साथ जो लो सल्फर पेट्रोल और डीजल का यूज किया गया। साथ ही साथ व्हीकल में कैटालिटिक कन्वर्टर भी यूज किया गया, और जो पोल्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको कड़े से पालन कराया गया। इसलिए दिल्ली क्या हो गई, थोड़ी सी उसके पोल्यूशन में कमी आ गई, लेकिन फिर बढ़ गया। आपको भी पता है, आपको पता होगा ना, एक पोल्यूशन का नॉर्म चलता है। तो यूरो नाम मतलब वर्ल्ड का होता है, ये फॉरेन है, और वही इंडिया में इसको बीएस करके चलते हैं, भारत स्टेज। तो एक डाटा बेटा आपका ये है, ये देखो हमने, हमारे पास लेटेस्ट है 2021-22, ठीक है। तो आपके पास अगर पुराना होगा तो इसके अकॉर्डिंग रख लीजिएगा।
यूरो 3 नॉर्म्स जो इक्विवेलेंट होगा भारत स्टेज 3rd। फॉर एग्जांपल स्टिपुलेटेड दैट सल्फर बी कंट्रोल एट 350 पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल। पेट्रोल का सल्फर कंटेंट कितना होना चाहिए 150 ppm और डीजल में कितना होना चाहिए 350। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कितना होना चाहिए 42% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूरो 3 नॉर्म्स। अब इसका एक रोड मैप भी लिया जाता है कि आगे चल के जब मान लो यूरो 4 या भारत स्टेज 4 आएगा तो कितना कम कर दिया जाएगा। तो द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप टू रिड्यूस सल्फर टू कहां तक पहुंचाना है 50 ppm पेट्रोल एंड डीजल में, और लेवल कितना आपका हाइड्रोकार्बन का ब्रिंग डाउन करना है 35%। Corresponding the fuel vehicle engine will also need to be upgraded। इस समय आपका कौन सा चल रहा है BS6 स्टेज। तो मास इमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज 2 which is equivalent to Euro 2 norms are no more applicable in any of the cities of India। ये तो बकवास बात हो गई। इस समय तो ना तो अच्छा इंडिया ने आपका BS5 नहीं चलाया है। इंडिया के पास BS4 के बाद डायरेक्ट किस पे आ गया था इंडिया BS6 पे। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो देखो भारत स्टेज 4 आपका 2017 में पूरे कंट्री में लागू हो गया। बस ये याद करना था आपको। अप्रैल 2017 से भारत स्टेज 4 2 चक्का 3 चक्का 4 चक्का सब पे लागू है, ध्यान रखना पूरे कंट्री में। ऐसे लागू पहले कैसे किया जाता था पता है? पहले दिल्ली में आता था, 10 मेजर सिटी थी इंडिया की, वहां पे आता था, फिर दूसरे सिटी पे जाता था। लेकिन अब इंडिया ने कहा कि नहीं ये सब बकवासबाजी नहीं चलेगी, सीधे अब कहते हो सर ये BS6 स्टेज क्या है, मतलब यहाँ अब ये इंजन की क्वालिटी अच्छी वाली होगी। ये जो BS6 इंजन होते हैं ये अच्छे से इफिशिएंटली पेट्रोल और डीजल को बर्न करेंगे, पोल्यूशन कम करेंगे। तो अभी तक जो हम लोग गाड़ियां आप खरीद रहे हैं तो वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी BS6। Thanks to the effort made, the air quality of Delhi has significantly improved. According to an estimate, a substantial fall in CO2 and SO2 level has been found in Delhi between 1997 to 2005. तो बेटा बस इसमें खाली 2017 याद कर लेना, और ये याद कर लेना 150, 350, 42, 50 और 35। वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आया था 1974, और इसी समय आया था आपका चिपको मूवमेंट भी। कौन सा मूवमेंट? चिपको मूवमेंट। एक बार बताओ, वाटर में कितना % पोल्यूशन हो जाए तो वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाएगा? 0.1% खाली सोच लो। और इस 0.1% इम्प्योरिटी में क्या होगा? सैंड और क्ले, मिट्टी, कचरा, कोलाइडल मेटल में फीकल, बैक्टीरिया, क्लॉथ, पेपर फाइबर, और डिजॉल्व मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रेट, अमोनिया, फास्फेट, सोडियम, कैल्शियम। इनको तो तुम निकाल भी लोगे, लेकिन जो तीसरा है इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, याद रखिएगा। अब तुम्हारा एक ये लेवल दिया गया है, एक गंदा नाला है, एक नदी जा रही है और वहां पे एक मुहाना निकला गंदा नाला का। तो बताओ जहां पे नदी में गंदा नाला गिर रहा है उस जगह नदी का पानी कैसा रहता है? कलुआपन रहता है, सफेद रहता है? लग रहा है कभी नाला गिरते देखे नहीं हो तुम लोग। काला रहता है। काला रहेगा। कलुआपन ज्यादा होने का मतलब वहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, तो वहां पे पोल्यूशन ज्यादा होगा। तो जरा बताइए उस जगह पे मछलियां वगैरह मिलेंगी तुम्हें कि नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी। तो जहां पे ड्रेनेज पॉइंट होगा, फिश किल एंड डिसअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, तो यानी यहाँ पे क्यों मछलियां मरी होंगी? ऑक्सीजन कम होगा। तो देखो इस पॉइंट पे जहां पे नाला खुला था, अभी यहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी देखो जहां से स्टार्ट हुआ गिरना वहां पे ऑक्सीजन लेवल कितना था? इस लेवल पे। और वहां पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या था? इस लेवल पे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े
डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया। अब पॉल्यूशन ज्यादा होने का मतलब बीओडी ज्यादा हो गया। लेकिन क्या एक कलुआपन जो नदी वाला था, जहां नाला गिरा था, वहां पे पूरा नदी में कंटिन्यू रहता कि कुछ तुम कुछ दूर जाओगे 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर 1 किलोमीटर, तो धीरे 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 तुम्हें नदी क्या दिखने लगेगी, साफ दिखने लगेगी। तो धीरे 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 तुम्हारा डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ने लगेगा और बीओडी घटने लगेगी। सर फ्लोइंग वाटर को प्योर क्यों बोलते हैं सर, जबकि उसमें भी तो फीकल मैटर हो सकता है? किसने बोला फ्लोइंग वाटर इज प्योर? यस सर। किसने कहा कि फ्लोइंग वाटर प्योर होता है? सर मतलब इतना तो होता है कि उससे पी सकते हैं। कौन कह दिया पी सकते हैं? क्या करो नदी का पानी जो बस ऐसे थोड़े होते हैं। बस ये कह सकते हो कि फ्लोइंग वाटर जो आपका स्टैग्नेंट वाटर है उससे थोड़ा सा साफ होगा बस। सर लेकिन ये बात भी है, फ्लोइंग वाटर थोड़ा सा कहीं से पी सकता है। वो बहता रहेगा तो क्या होगा कि भाई कहीं पे इम्प्योरिटी ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, तो धीरे 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 उसकी क्या होगी, कहीं ज्यादा गंदा कहीं कम गंदा। जैसे अब यहीं पे देख लो, यहाँ पे गंदा ज्यादा है, यहाँ पे क्या हो गया साफ। ये ग्राफ बेटा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अगर बेटा नदी का पानी पीने लायक रहता तो हर कोई नहीं पीता। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो क्या घटेगा, बीओडी घटेगा। तो बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन एंड इनवर्स टू डिजॉल्व ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मुश्किल से क्या निकलेगा, बोलो? Dissolved minerals. Yeah, dissolved metals, nitrate, phosphate and other nutrients and toxic metals and organic compound. Domestic sewage primarily contains biodegradable organic matter which readily decompose thanks to bacteria and other microorganisms which can multiply using these organic substance as substrate, hence replace some of the। तो बताओ, जब बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिजॉल्व करता है तो किसकी डिमांड करता है, ऑक्सीजन की। दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो कह रहा बताओ कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज्यादा बैक्टीरिया क्या करेगा, डिमांड करेगा, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बीओडी। और जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ही कम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो अगर हाई बीओडी है तो बताइए उस वाटर का पोल्यूशन ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा पोल्यूशन होगा। ज्यादा होगा। और ये बताओ बीओडी में जो ऑर्गेनिक मैटर कैसा होगा, डिग्रेडेबल होगा कि नॉन डिग्रेडेबल होगा? अरे डिग्रेडेबल होगा। यस सर। वो भी कैसा, बायोडिग्रेडेबल होगा। हाँ, अगर एक बात बताओ, किसी भी वाटर बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे तो वहां पे किसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, प्लैंक्टोनिक मतलब एल्गी की, ब्लू ग्रीन एल्गी और नॉर्मल एल्गी सबकी, डायटम, इनकी ग्रोथ ज्यादा होगी। तो इनकी ग्रोथ ज्यादा होने से वहां पे क्या हो जाएगा, एल्गल ब्लूम हो जाएगा एक्सेसिव ग्रोथ से। तो बताइए वो वाटर बॉडी धीरे 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 क्या होने लगेगा, साफ रहेगा कि सड़ने लगेगा, चढ़ने लगेगा। सड़ने लगेगा। तो कभी कभी ऐसा तालाब वगैरह देखो जो बहुत हरा हरा दिखता है, मतलब उसमें एल्गी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होने लगेगा, मछलियां मरने लगेंगी, तालाब सड़ने लगेगा। और जितना ज्यादा ब्लूम कॉज होगा उतना नीचे की तली क्या होगी, तलछटी क्या होगी, ऊपर होने लगेगी। पानी कैसा होने लगेगा, छिछला, सैलो, ग्रीन। धीरे धीरे वो तालाब सूख के तुम्हारा खत्म हो गया, क्या बन गया, जमीन, जमीन बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं एजिंग ऑफ लेक, यूट्रोफिकेशन। यानी कि जैसे हमारा बुढ़ापा आता है ऐसे तालाबों का भी बुढ़ापा आता है। लेकिन यहाँ पे ये बुढ़ापा ऐसे तो नॉर्मल समय पे आएगा, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सीलरेट कर देते हैं एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का, खाद का इस्तेमाल करते हैं।
You may have seen the beautiful mauve color flower found in the very appealing shaped floating water plant in water bodies. सब देखे होगे यार, आइकोनिया क्रेसिपस, कोई ऐसा नहीं होगा जो ना देखा होगा। हम लोग बोलते थे इसको आइकोनिया, गांव में तुम लोग क्या बोलते हो? कभी आइकोनिया देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे तो हैं, मतलब क्या तुम लोग को कहें, तुम कुछ नहीं देखे हैं। हाँ तो देखे हो तो क्या क्या बोलते हो उसको? सर ये जो जलकुंभी। तुम्हारा है तो कलरफुल है, पत्तियां भी अच्छी हैं, लेकिन नुकसान करता है। देखो भैया, एज की देखो, एजिंग कैसी हो रही है, देखा? पहले पानी कितना गहरा था, धीरे धीरे प्लैंक्टोनिक ग्रोथ होने लगी, उसके ऑर्गेनिज्म बनने लगे, तो क्या होगा, वो धीरे 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 सिल्ट जमा होने लगी, और धीरे धीरे तालाब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तुम्हारे घर में, गांव वगैरह में ऐसे बहुत तालाब पड़े होंगे जो धीरे धीरे सूख रहे हैं। क्यों सूख रहे हैं? यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम के कारण। ये देखो तुम्हारा एक पिक्टोरियल व्यू भी दिखाया गया है। ये जो हरा हरा दिख रहा है वो क्या है? काई। काई मतलब शैवाल, एल्गी। तो एल्गी यहाँ कम है कि बहुत ग्रोथ हो जाती है? बहुत ग्रोथ हो जाती है। गांव वाले देखो, बहुत अगर देखते हो समझदार होते हैं तो एक काई हटाते हैं, फिर वहां से सफाई करते हैं, जाता नहीं तो जयराम जी को होता है। और देखो फिर काई हटाने के बाद हो सकता है पंप से पानी फेंक देते हैं, और फिर अच्छे से जो मिट्टी जमा होती है उसकी खुदाई करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा नया पानी डाला जाता है तो साफ हो जाता है। टेरर ऑफ बंगाल तो यार तुम लोग पढ़े ही होगे, वाटर हाइसिंथ, इसको बोलने की जरूरत नहीं थी। ये लेवल याद होना चाहिए आपको, बायो मैग्निफिकेशन। अच्छा, हैवी मेटल का डेंसिटी कितनी होती है बेटा? ये पॉइंट याद कर सकते हो आप। सबसे खतरनाक होते हैं हैवी मेटल। हैवी मेटल की डेंसिटी होती है ग्रेटर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कौन कौन आते हैं? मरकरी, कैडमियम एंड कॉपर। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है, गूगल खुला हुआ था। मरकरी, कैडमियम एंड Hg, Cd एंड सब डी ब्लॉक है। बायोमैग्निफिकेशन, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे कोई केमिकल का अमाउंट बढ़ना इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। लेकिन जो केमिकल का अमाउंट बढ़ता है वो डिग्रेडेबल होता है बायो की नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोमैग्निफिकेशन में कैसा रहेगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल, जबकि बीओडी में कैसा होगा? बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे डाटा एक याद कर सकते हो, 0.00 ऐसे दिया है, देख ही लेते हैं। 0.003 ppb है, पार्ट्स पर बिलियन है, और यहाँ पे क्या है? 0.04 ppm है, यानी जैसे बढ़े तो कंसंट्रेशन बढ़ गया। फिर 0.5 पे 2 25, तो आपको याद होना चाहिए 0.03 ppb, 0.04, 0.5, 2, 25, ये है। तो ये फूड चेन दिखाया गया है। पहला वाटर है, वाटर से जू प्लैंक्टन में, जू प्लैंक्टन से स्मॉल फिश, स्मॉल से लार्ज, लार्ज से फिश ईटिंग बर्ड। फिश ईटिंग बर्ड का कोई नाम बता दो। सीगल लिख सकते हो, सीगल। अब जरा बताओ इससे क्या होगा? डीडीटी की लेवल बढ़ रहा है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे, तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? बोलो। हड्डी गलने लगती है, एक्चुअली टेक्सचर वो थिन हो जाएंगे। Yes. प्रीमैच्योर। बर्ड्स की Premature पॉपुलेशन breaking क्या हो होगा। जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि अंडा कम जो हो होता जाती है है। छिलका क्या होता है? बड़ा हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? अंडा पहले ही फूट जाता है तो बच्चा पैदा नहीं हो पाता। तो थिनिंग ऑफ शेल, एग सेल
and premature breaking eventually causing the decline of population। यानी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को हेल्प करेगा। यूट्रोफिकेशन आपको बता ही दिया, धीरे धीरे छिछलापन होता चला जाएगा। और मैन मेड से क्या होगा, कल्चरल या एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन, ये हम लोगों ने किया। अब जरा ये वाला पॉल्यूशन देखो अदर प्रकार का। आपने देखा होगा कहीं कहीं किसी फैक्ट्री से पानी निकलता है, वो गर्म बहुत होता है, और उसको तुमने क्या कर दिया, पानी डायरेक्ट नदियों में फेंक दिया, और वो नदिया के वहां के जो एनिमल होंगे वो अपने टेम्परेचर के हिसाब से रह रहे होंगे, तो नुकसान हो जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट constitute another important category of pollutant। थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट। अब बताओ ये थर्मल पावर प्लांट किसको फायदा पहुंचाएंगे? ऐसे एनिमल को जो कहाँ होते हैं, बहुत ठंडे जगह पे होते हैं, उनको थोड़ा सा गर्मी चाहिए, तो वहां पे तो फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन जहाँ पहले से गर्मी था तो वहां पे क्या पहुंचा देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, ये याद होना चाहिए आपको। तो थर्मल पावर प्लांट वाले जो एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया वाले थर्मल पावर, जैसे रसिया में कोई थर्मल पावर प्लांट होगा तो वहां के एनिमल के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का लिए एक आया था फोम। फोम का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंड ऑफ अरकाटा मार्श। यस, फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श। और बेटा जो आपका अरकाटा मार्श था, ये कहाँ पे था? अरकाटा टाउन, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। और इसका जो हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी से क्या था, उसका कोलैबोरेशन था। यहाँ के लोगों ने मिलकर एक क्या किया, 60 हेक्टेयर का मार्शलैंड तैयार किया। तो इसमें कैसे किया होगा, कुछ नहीं यार, पानी को उसी में फैला दिया। तो अब आपको पता हो पानी जैसे जैसे बहता जाएगा, अभी जो बच्ची पूछ रही थी बहता पानी क्यों साफ होता है, पानी बह रहा है तो धीरे 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 इसमें जो क्या होंगी, सस्पेंडेड पार्टिकुलर होंगे, जो मतलब वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बैठने लगेंगे। रुका हुआ पानी भी साफ होता है, लेकिन जब उसमें कोई हलचल ना हो। लेकिन आप जाके नीचे से मिट्टी हिड़ दो तो क्या होगा, ऊपर जाएगा। इसमें बड़ा अच्छा काम किया गया था। तो ये क्या कर दिया भैया कि पहले क्या होगा, सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग किया गया, क्लोरीन ट्रीटमेंट किया गया। अब उसमें से जो हैवी मेटल थे उसको कैसे हटाया गया? तो हैवी मेटल्स को हटाने के लिए इन लोगों ने क्या किया बेटा, कि वहां पे ऐसे मार्स, यानी कि वहां पे ऐसे पौधों को ग्रो किया, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह का, प्लांट का, जो किस पे निर्भर थे, हैवी मेटल का। तो क्या करते थे, उस हैवी मेटल को क्या कर लेते थे, मेटाबोलाइज कर लेते थे, न्यूट्रलाइज हो जाता था। इसलिए वाटर क्या हो जाता था, नेचुरली प्यूरिफाइड हो जाता था। तो मैं कुछ नहीं याद करना है, फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श याद करना है, प्लेस याद करना है, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, अरकाटा टाउन, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, 60 हेक्टेयर्स ऑफ मार्शलैंड। श्रीलंका और केरला में एक टॉयलेट आया था जिसका नाम होता था इकोसैन टॉयलेट। इकोसैन टॉयलेट बेटा अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि टॉयलेट बनाया जाता है, 2 गड्ढे बनाए जाते हैं। तो एक गड्ढे को हम लोग क्या करते हैं, उसमें दो पॉइंट होता है, एक पॉइंट में एक्सक्रीटा जाता है, एक पॉइंट में यूरिन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आपका वाटर का यूज बहुत मिनिमाइज रहता है। तो 5-6 महीना एक पॉट को यूज किया, फिर इसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे को यूज करते हैं। तो इसमें जो आपका एक्सक्रीटा जमा हो गया होगा उसका इस्तेमाल करते हैं एज अ खाद या इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। फिर इसको भरते हो तब तक फिर ये खत्म होता है, इसको यूज करते हैं। इसमें क्या हो जाता है, पोल्यूशन कम होता है। कहाँ यूज कर जाता है, बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी इतना तो नहीं पूछा जाता है। और थोड़ा सा अभी इंडियन कल्चर से बाहर है, लोग इसको गंदा मानते हैं। तो देखिए आपका इकोसैन टॉयलेट बना हुआ है, देखो ये वाला, ये देखो इकोसैन। तो 2-2 बने रहते बेटा, ठीक है। तो ये बीचों बीच वाला क्या है आपका, बीचों बीच वाला जहाँ पे आप एक्सक्रीटा निकालोगे, ये यूरिनल वाला है। और यहाँ पे जहाँ पे वाटर थोड़ा बहुत यूज करोगे,
ये बेटा एकदम अलग रहा। 5-6 महीना एक को भरा, एक यूज करते हैं एक नहीं यूज करते। जब ये गड्ढा भर जाएगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे खाद वगैरह बनाने के लिए, फिर दूसरा इस्तेमाल। तो हर जगह 2-2 रहेंगे, सिंगल कहीं नहीं रहेगा, 2-2। दिस इज कॉल्ड इको सैंड टॉयलेट। केरला एंड श्रीलंका में यूज करते हैं। मेरा माइक ऑफ है बेटा, मैं माइक बेटा। प्रिया सो रही हो? देख नहीं पाए। सो गई तुम? हाँ सो रही थी, देखो कह रही जग गए। पानी का यूज कम कैसे होता है? एक बार बता, जब अभी नॉर्मल टॉयलेट यूज करते हो तो फ्लश करने में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है, धोने में थोड़ी नहीं यूज होता है। फ्लश जो करते हो, फ्लश तो उसमें भी करेंगे ना सर, बिना फ्लश के कैसे? अरे महान आत्मा, ये कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी। उसमें कहाँ फ्लश करोगे? तो सीधा गड्ढे में रखते हैं क्या सर? तो वैसे भी 10 लीटर गड्ढे में वाटर जमा होता जाएगा। यहाँ पे पानी बस खाली आप धोने के यूज करोगे, बाकी यहाँ पे फ्लशिंग व्लशिंग का कोई मतलब नहीं। कहाँ फ्लश कर रहे हो बताओ? उसमें पानी नहीं जाना है। डर जाएगा आदमी सर, ठप ठप। डर और कुछ नहीं जाता है। जब आपको आदत हो जाएगी तो फिर वही। चलो ठीक है। सॉलिड वेस्ट, ये सब बकवास की बातें हो गई यार। सॉलिड वेस्ट क्या होता है तुमने पता? गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। फिर एक वर्ड और बोला जाता है, गीला कचरा अलग अलग, सूखा कचरा अलग अलग। तो जो गाड़ी वाला आया था वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रहा है आपको। तो सॉलिड वेस्ट मतलब होता है कि एवरीथिंग जो कूड़ा में चला जाए। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या क्या होगा? घर से, ऑफिस से, स्टोर से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, अलग अलग म्युनिसिपलिटी वाला वही आता है। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल लेता है बेचारा। अब वो उसका काम क्या होता है कि उसको क्या करता है, वो कचड़े वाले गाड़ी में भरता है और एक डंप यार्ड होता है, ले जाकर वहीं फेंक देता है। ठीक है? और वहां पे क्या कर देता है? जला देता है। पहले तो ये किया जाता था। अब दूसरी बात हो गई कि उस ओपन डर्मिंग, अरे खुले में कचरा जला रहे हो तो लोग कहे यार ये तो पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या निकाला गया? गड्ढा बनाया गया और गड्ढे में कूड़े को भर के गड्ढे को क्या कर दिया गया? पाट दिया गया। इसका नाम है सैनिटरी लैंडफिल्स वर एडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डंप्स। और ये ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा आप लोगों में से जो ना देखा हो। सभी लोग देखे होंगे, मुझे पता है। सभी लोग घुमक्कड़ हो। तो ओपन बर्निंग डंप सभी ने देखा होगा, शहर के बाहर बना रहता है। ये देखो है ओपन बर्निंग डंप्स है। और सैनिटरी लैंडफिल में देखो क्या कहते हैं, गड्ढा बनाते हैं। गड्ढा बना के ऐसे ऐसे क्या करते हैं, उसमें कचड़े को पाट देते हैं। लेकिन सैनिटरी लैंडफिल का भी नुकसान है। सर, हाँ बेटा। सर ये सैनिटरी लैंडफिल मैन्योर बनाने के काम में आता है ना? अच्छा, ये इस कचरा कहाँ मैन्योर बना पाओगे? नहीं सर, पूछ रहे इसमें तो हैं। प्लास्टिक भी है। तो सर फिर वो फिर सिर्फ काऊ डंग का ही मैन्योर और गोबर गैस, अरे तो तुम्हारे जो मैन्योर बनाने के लिए भी हम लोग ऐसे गड्ढा बनाते हैं, लेकिन वहां पे ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब कि गोबर या वेजिटेबल ये सब करते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने कभी अपने आस पास सैनिटरी लैंडफिल देखा है? कानपुर में अगर आपको देखना है तो एक जगह है बिठूर। यस सर, देखे हो, घूमे हो तुम लोग। बिठूर साइड आप जाओगे तो वहां मिल जाएगा। तो क्या सैनिटरी लैंडफिल सही चीज थी, बकवास चीज थी? बकवास ये भी थी। क्यों? तो गड्ढे में आप पानी वाटर तो ग्राउंड वाटर भी खराब कर सकता है, कोई खतरनाक केमिकल से सकता है। तो अब इसका क्या यूज निकाला गया, कैसे बचाया जाए? क्लास 9th का है ये सब। क्लास 9th 3 hours। यस सर। इसमें क्या कहते हैं, 3 R यूज करते हैं।
पहली बात तो बायोडिग्रेडेबल को अलग करो, जो क्या करेगा, बैक्टीरिया वगैरह डिग्रेड कर देगा। फिर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग करो, और जो रिसाइकिल कर सकते हो उसको अलग करो। जिसमें एक आते हैं आपके कबाड़ी वाला, ये काम करते हैं बेचारे, रैक पिकर, जो प्लास्टिक की थैलियां बॉटल बीनते रहते हैं, जिनको तुम लोग देखते हो तो मार के भगाते हो या घृणा की निगाह से देखते हो, वो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स इन द ग्राउंड एंड लेफ्ट फॉर नेचुरल ब्रेकडाउन, आराम से टूट जाएगा। दैट लीव्स ओनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल टू डिस्पोज ऑफ। अब डिस्पोज ऑफ किसका करना पड़ेगा, खाली नॉन बायोडिग्रेडेबल का, ठीक है। तो उसमें जो पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक वगैरह, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो प्लास्टिक बैग वगैरह को ले जाके फिर दोबारा से बनाने में यूज किया जाता है। हॉस्पिटल वेस्ट, इसमें तो भाई खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे ज्यादा केयरफुल ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए, हॉस्पिटल वेस्ट का। ये लाइन इंपॉर्टेंट रही। द यूज ऑफ इंसिनरेटर्स इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। भट्टी होती है, वहां पे जला दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो लैपटॉप कूड़ा सब खरीदा जाता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट। तो जो अमेरिका वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी कंट्री, डेवलप्ड कंट्री होती हैं, वहां पे एक बार कंप्यूटर वगैरह यूज हुए तो रिपेयर नहीं करते, तो उसको कौन ले लेता है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सब ले लेते हैं। ये क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, तोड़ के उससे आयरन, कॉपर, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड वगैरह अपने हाथ से उसको निकालते हैं, जो नुकसानदेह है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में काम मशीन करता है, और आपका अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, ये मैन करते हैं, इसलिए नुकसान करता है। लेकिन ई वेस्ट का प्रॉपर सोल्यूशन क्या मिलेगा, तो रिसाइकलिंग। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, खाली ये इंपॉर्टेंट है कि रिसाइकलिंग ही द ओनली सोल्यूशन फॉर ई वेस्ट। और हॉस्पिटल जनरेशन के लिए जो हजार्डस चीजें होती हैं उसको निकालने के लिए इंसिनरेटर। ये तो भैया अहमद खान आ गए, हमको तो लगता ही नहीं क्वेश्चन आएगा, लेकिन चलो। अहमद खान कितने साल, 57 साल। कितने साल से प्लास्टिक बेच रहे थे, 20 साल से। 8 साल पहले, पता नहीं कब बात कर रहा है, जब ये बनी थी 2006। तो 8 साल पहले अहमद खान को याद आया कि भैया हम जो बेच रहे हैं वो बड़ा नुकसानदेह है। इन्होंने कुछ नहीं किया, जो प्लास्टिक था उस प्लास्टिक का फाइन पाउडर बनाया, और नॉर्मल पाउडर नहीं था, ये मॉडिफाइड था। तो बेटा मॉडिफाइड फाइन पाउडर बनाया, और इसको जो आप लोग याद करो, कोल तार, जिसको हम लोग बोलते हैं बिटुमेन। अरे भूल तो पड़ रहा तुम, एंथ्रासिन, फिनेंथ्रीन, बिटुमेन, वो तो पढ़े होगे केमिस्ट्री में। बिटुमेन और रिसाइकल्ड फाइन पाउडर्ड मॉडिफाइड, उसको मिला के एक बनाया गया आपका रोड। क्या बनाया गया, रोड। और रोड कैसा था, जबरदस्त। तो जो रिसाइकल्ड मॉडिफाइड फाइन पाउडर था, इसका नाम रखा गया पॉलीब्लेंड। क्या नाम रखा गया, पॉलीब्लेंड। तो पॉलीब्लेंड प्लस बिटुमेन क्या बनाया गया, रोड। कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। कि रोड गर्मियों में नहीं खराब होती, रोड आपकी खराब होती बरसात में। क्योंकि बरसात में क्या होता है, रोड की वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी जितनी अच्छी कि जल्दी से वहां पानी हट जाएगा, तो रोड खराब नहीं होगी। तो जो ये आपका अहमद खान ने आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन के साथ मिलके पॉलीब्लेंड और बिटुमेन का मिला के रोड ले किया 40 किलोमीटर तक 2002 में। और कहा गया कि ये जो रोड बनी थी, इसकी वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी और लाइफ ज्यादा थी, लेकिन किस रीजनों से इसको पूरे इंडिया में नहीं लागू किया गया, ये हमें भी नहीं पता। एक मिनट रुकना।
तो ये कह रहा है भैया अहमद खान, अब एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स, केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये क्या होता है? यहाँ आए थे रमेश चंद्र डागर, कौन आए थे बेटा? रमेश चंद्र डागर, 5000 फार्मून, हरियाणा किसान वेलफेयर, जीरो वेस्ट साइक्लिकल प्रोसीजर होता है, यानी एक का वेस्ट दूसरे के लिए एनर्जी या इसका मैन्यूर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमको नहीं लगता है कि ये सब इतना बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट आपके लिए कठिन होगा। अब आता है बेटा आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट। आपको पता होगा 3 माइल आइलैंड एंड चेरनोबिल इंसिडेंट, ये जो रसिया के साइड है, यहां से पता चल गया कि भैया अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ का सही से प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ना किया जाए तो इसका जो फायदा मिल रहा था, जो हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे थे, वो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इसका सबसे खतरनाक क्या है, देखो कहा यह जाता है कि अगर हम एनर्जी जैसे मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, कहां से बोलो? सर रेडियो एक्टिव वेस्टेज से। तो कहा जाता है कि आपको बहुत ज्यादा फ्री मतलब बहुत ज्यादा सस्ती बिजली मिल जाए, लेकिन आपको ही पता है बेटा कि बिजली कितनी सस्ती हो जाए लेकिन रेडियो एक्टिव मटेरियल का डिस्पोज आप करना बड़ा मुश्किल है। आपको पता होगा हिरोशिमा एंड नागासाकी, यहाँ पे जब एटम बम निकला गया था तो वहां पे रेडिएशन आज भी निकलते हैं, आज भी जेनेटिक डिसऑर्डर और वहां पे बहुत सारे एबनॉर्मलिटी वाले बच्चे पैदा होते हैं। तो कहते हैं लीकेज का बड़ा खतरा रहता है और कैंसर का खतरा रहता है, और सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ऑटमोस्ट कॉशन यानी बहुत ज्यादा देखभाल से इसका इस्तेमाल करना होगा। इट हैज बीन रिकमेंडेड दैट स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट should be done in suitably shielded containers buried within the rocks about 500 feet deep below the earth surface। यही लाइन आ चुकी है PYQ में। तो रॉक में कितना सरफेस? 500 मीटर नीच, वो भी कैसा होगा? सील्डेड कंटेनर में इसको क्या करते हैं? बरी करते हैं। हालांकि लोगों का अभी भी क्या है, इसका अपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भैया पानी हो सकता है वहां पे खराब हो जाए या सब चीजें हो जाए। ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको पता होगा कि अर्थ के सरफेस पे ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर लेते हैं? एक लेयर बना लेते हैं। तो अर्थ से जो रेडिएशन आती है, जब अर्थ के सरफेस पर टकराती है तो क्या निकलता है बेटा? हीट। फिर वो वापस जाती है, लेकिन वापस उसको एटमॉस्फेयर में से फिर दोबारा ग्रीन हाउस गैसेस दोबारा उसको क्या कर देते हैं? अर्थ के सरफेस पे भेज देते हैं। तो आपको पता होगा जितनी बार अर्थ के सरफेस पे टकराव होगा उतनी ज्यादा हीट निकलेगी, यानी जितना ज्यादा एक गैसियस क्लाउड होगा ग्रीन हाउस गैसेस का, उतना ही ज्यादा टकराव होगा और उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। सबसे ज्यादा किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड 20%, फिर 20% मीथेन, 14% CFCS एंड N2O होता है 6%। कहते हैं अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना रहता तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या रहता? ठंडा रहता। लेकिन आपको पता है कि मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ अर्थ कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद बेटा ये साइकिल पूरा याद होना चाहिए। CO2 कितना? 60%। तुम लोगों को परसेंटेज याद है? मुझे मालूम है और मैंने एक बार और करवा चुका हूँ। यस सर। और इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये वाला लाइन को याद होना चाहिए कि कहते हैं कि जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ा तो अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। वो भी कितना? लास्ट 3 डिकेड में, पिछले 30 सालों में। ये पॉइंट इससे कैसा चेंज हुआ? नॉर्मल की ऑड क्लाइमेटिक चेंज, कहते हैं ऑड क्लाइमेटिक चेंज। अरे देख लो अभी गर्मी कितनी पड़ रही है, लग रहा है मई जून आ गया है। इसको बोलते हैं ऑड क्लाइमेटिक चेंज यानी अल नीनो इफेक्ट। कभी डिजर्ट में बाढ़ आते सुना था? रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है, रेगिस्तान में ठंडी पड़ रही है। इसको बोलते हैं ऑड क्लाइमेटिक चेंज। चलो भैया
कहाँ गया ग्रीन हाउस गैस? तो इसको जरूर तुम लोग पढ़ लेना, जो भी डाउट होगा अपने या हम ही से डिस्कस कर लेना या तो केमिस्ट्री के टीचर से। सर पढ़ नहीं पाते, कभी पढ़ा नहीं है चैप्टर केमिस्ट्री वाले से। हमको नहीं लगता कुछ खास है। देखो ये लेटेस्ट हो गया है, स्वच्छ भारत मिशन भी इसमें डाला गया। ग्रीन केमिस्ट्री सर इसकी पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ग्रुप पर। तुम लोग पास नहीं है क्या? नो सर, है? पुराना वाला एडिशन है मेरे पास, इसको सेंड कर दीजिए। ये भी 19-20 ही है, देखते हैं 21-22 वाला भेज देंगे। ओके सर। ग्रीन हाउस कहाँ गया भाई? सर एनसीईआरटी बुक करके एक ऐप है, उस पे है सर न्यू। हाँ ऐप भी है। क्यों ग्रीन हाउस गैस कहाँ है इसमें? रुको देखें। सर यहाँ ये पेज नंबर 408 पे 408 सर वो जो एक डायग्राम बना है ना, उसके अपोजिट वाले पेज पे है। यस, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखो इसमें सब कुछ लिखा है। About 75% of solar energy reaching the earth is absorbed by the earth's surface, which increase its temperature. The rest of the heat radiates back to the atmosphere. अब देखो यहाँ पे some of the heat is trapped by the gases, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, such as carbon dioxide, methane, ozone, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स। यानी कि ओजोन भी तुम्हारा क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस में आती है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। हाँ ये लाइन अंडरलाइन कर लो बस, तुम लोग खत्म। बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCS एंड ओजोन। ये लाइन अंडरलाइन कर लो। तो तुमको एक मिल गया। मैं उसे बता भी देता था वहां पे कि वाटर वेपर भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, और एक बार क्वेश्चन आया है, तुम लोग देखना तो मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता कौन सा गैस है जो ओडीएस भी है, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है, और कौन सा गैस है बेटा जो ग्रीन हाउस गैस दोनों है। तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी यानी क्लोरीन वाला भी है, और आपका क्या है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस। परसेंटेज आपको एनसीईआरटी वाला याद होना चाहिए। CO2 60, मीथेन 20, CFCS 6 और N2O, CFCS 14, N2O 6। ये आपको याद होना चाहिए। ये देखो अर्थ सरफेस री एमिट हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। ये देखो ये वाला it is necessary to know that the flood of energy of sunlight that reaches the outermost atmosphere, cloud and gases reflect about 1/4 of the incoming solar radiation and absorb some of the it, but almost half of incoming solar radiation falls on earth surface heating। तो 1/4 क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, 1/4 एब्जॉर्ब हो जाता है, और लगभग 50% कहाँ पहुंचता है, अर्थ के सरफेस पे।
अर्थ सरफेस रीमिट हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ये भी याद होना चाहिए कि कौन सी रेडिएशन आपका हीट प्रोड्यूस करती है, तो हो जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन। बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इनटू स्पेस एज एटमॉस्फेरिक गैसेस। लेकिन ये आपका रेडिएशन एटमॉस्फेरिक में नहीं जा पाता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक गैसेस को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, फिर दोबारा वहां पे भेज देते हैं, साइकिल चलती रहती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। और आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने आसपास हाँ कर सकते हो, 2-3 याद कर लो। कैडमियम से होता है इटाई, वैसे तो आता तो नहीं लेकिन याद कर लो। आउच आउच। ये कैसे नाम है? होता है मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिसीज। डीडीटी से पता ही है। और एक लिख सकते हो, नाइट्रेट से ब्लूबेरी नाइट्रेट से सिंड्रोम। ब्लूबेरी। ओडियस। एक बार बताओ, ओजोन एज अ पॉल्यूटेंट कौन से स्फीयर में होगा? ट्रोपोस्फीयर में होगा, जो हमारे आसपास का है। और उसके ऊपर कौन सा स्फीयर आता है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन होता है वो गुड प्रोटेक्ट ओजोन। होता है, सनरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। डाप्सन यूनिट में नापते हैं। ओजोन में होल बनता है अगस्त और लेट अगस्त अर्ली अक्टूबर। और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन एटम एज आ फ्री रेडिकल रिलीज होते हैं और क्या करते हैं? डिग्रेड कर देते हैं किसको? ओजोन को। कैसे करते हैं? ये आपकी एनसीईआरटी से बेटर कहीं लिखे नहीं है, केमिस्ट्री में। पूरी रिएक्शन की धज्जियां उड़ाई गई हैं केमिस्ट्री में, जो आपको पढ़ना चाहिए। सर केमिस्ट्री में लेकिन आता नहीं है इतना पहले चैप्टर से। हाँ नहीं आता है, एक वो आता है आपको, ये जो जो हमने अंडरलाइन करते जा रहा हूँ वो पढ़ लेना। यस सर। देखो होता क्या है, यूवी रेडिएशन कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है? ऑक्सीजन, जब आपका यूवी रेडिएशन से ऑक्सीजन मिलता है तो ये टूट जाता है नेसेंट ऑक्सीजन में। और नेसेंट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब जोड़ेगा तो यूवी की वजह में किस में बदल जाएगा? O3 में। यानी ये O3 का बनना यूवी रेडिएशन का क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन कर रहा है। अब क्लोरीन देखो कैसे नुकसान करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये है आपका CF2Cl2। यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में एक किसमें बदल जाता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला फ्री रेडिकल। चलो ठीक है। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है किससे जुड़ गया तुम्हारा? ऑक्सीजन से। और ये किसमें बदल गया आपका? ClO फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन। तो O3 तो गया आपका। अब इसके बाद ये आपका ClO फ्री रेडिकल फिर दोबारा ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्सीजन निकल जाएगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर खाली। फिर ये किससे जुड़ेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, O3 से। फिर इसको तोड़ेगा, फिर खाली, फिर तोड़ेगा, फिर खाली, फिर तोड़ेगा, फिर खाली, फिर तोड़ेगा, फिर खाली, फिर तोड़ेगा। तो तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा है कि बना रह रहा है, यानी एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। इसीलिए ज्यादा नुकसानदेह होता है। The chlorine radicals are continuously regenerated and causes the breakdown of ozone. Thus, CFCs are transporting agent for continuously generating chlorine radical into the stratosphere and damaging the ozone layer. और एक पॉइंट लिख सकते हो, 1 chlorine atom can degrade 1 lakh molecule of ozone. सर स्मॉग बता दीजिए। फोटोकेमिकल स्मॉग या लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं। तो कभी कभी तुमने आसमान देखा होगा एकदम ललछुआ हो जाता है,
इसे कहते हैं और वो जब लालचंगा ज्यादापन हो जाता है तो आपको आंखें में जलन होती है, तो इसे बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। अब ये कैसे बनता है? इसमें आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, ओजोन होता है और पैन होता है। तीन चीजें तो याद ही होनी चाहिए। फोटोकेमिकल ऑक्साइड कौन कौन बनता है? पैन, O3 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पैन कैसे बनता है? पैन का फुल फॉर्म है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अभी देखो भैया कैसे बना, रिएक्शन तुम्हें पता होना चाहिए कि आपका CH4 और ओजोन से रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा तुम्हारा? CH2O, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फिर वाटर से रिएक्शन करके तुम्हारा बना लेगा एक्रोलीन, फिर NO2, ऐसे बना के पैन बन जाता है आपका। एक्रोलीन, ये देखो क्या है एक्रोलीन, आपको पता होगा CH2 CH ये होता है एक्रोलीन। नहीं, फोटोकेमिकल स्मॉग से ही लालचंगापन आता है, रेड हेज वही होगा, उसका एक रिजल्टेंट है। एक्रोलीन का फार्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए यार, ये किसी चीज में यूज होता है, किसमें होता है नहीं मालूम। पॉलीमर है, पॉलीमर बनाने में। हाँ, पॉलीमर बना, यूज होता है, एक्रिल्डिहाइड का ग्लिसरॉल polymer। बनाने में, ग्लिसरॉल में यूज करते हैं। भैया तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं और एक होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तभी जो ये सब पढ़े तो तुम कैसे थे? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। और जो तुम्हारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आते हैं पैन, O3 एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये तुम्हारी NCERT इसको अच्छे से लिखती है। सर हाँ जी, सर ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम लोग को आप पढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें स्मॉग का और कितने टाइप्स होते हैं स्मॉग, ये कभी कभी आ जाता है। पहले हमको आना तो चाहिए तभी पढ़ा पाएंगे ना। अरे सर ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें कि जो ना आया है। यस सर, आपको तो आता ही है। सर प्लीज आप पढ़ा दीजिए, क्योंकि वो केमिस्ट्री वाले लोगों को लगता है कि हम लोग बायो में पढ़े और बायो को लगता है लास्ट कि ईयर भी नहीं केमिस्ट्री में पढ़ा था। पढ़ना है, और दोनों लोग का कंफ्यूजन में हम लोग का नहीं रह जाता है। अरे भैया हमने तो अच्छा खासा बता दिया, चलो ठीक है और भी बता देंगे, लेकिन लास्ट सर ईयर एक नहीं बार पढ़ा था। 9 to 9 एक्सप्लेन कर दीजिए। लाइन टू लाइन, चलो ठीक है। यस यस सर। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन कौन आता है ये तो पता ही चल गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ओजोन और पैन, इतना तो याद ही कर लो, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी है। हाँ पढ़ के ही पढ़ाएंगे यार, बिना पढ़े थोड़ी पढ़ा देंगे। अभी तो हमको पूरी लाइन ही नहीं याद होगी, हमने पढ़ा है वैसे इसको लास्ट ईयर, हमने जब उसको पढ़ाया था इन्वायरमेंटल इशू को, तो इसको खोला नहीं था लेकिन हमने पढ़ के ही पढ़ाया था। चलो फिर आओ अपने बातें, अपना तो कम से कम खत्म करें। तो ओजोन एज अ पॉल्यूटेंट कहाँ होगा? ट्रोपोस्फेयर में। और ओजोन आपका गुड ओजोन कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। यूवी रेडिएशन में UVA आता है, UVB आता है और UVC आता है। तो कहते हैं जो शॉर्टर यानी A और B को लगभग जो आपका ओजोन लेयर होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। UVB रेडिएशन ह्यूमन आई में क्या कॉज करता है? ये आ चुका है भैया, तुम्हारा इतना ही पता है ना, 2020 में 2 क्वेश्चन यही से आए थे। तो स्नो ब्लाइंडनेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, ये 2 बार आ चुका है। कैटरेक्ट या एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया, ठीक है। तो आपको पता भी होगा कि अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो UV रेज आएगी और आंखों में डायरेक्ट एक्सपोजर होगा अगर UV रेज का, तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, दैट इज कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। अब ये क्यों कहा गया कि स्नो ब्लाइंडनेस होगा? तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली जहाँ पे धूप होती है ज्यादा
तो वहां पे धूप वाले एरिया में जब सनलाइट पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, चमक ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर वहां पे अगर धूप वाले एरिया में ज्यादा देर तक लोग खड़े रहते तो उनकी आंखों में दिखता नहीं कुछ देर तक, आंखें अंधी हो जाती कुछ समय के लिए, चौधिया जाती है जिसको बोलते हैं। तो इसको कहते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। कुछ वैसा इफेक्ट आता है इसमें भी, इसलिए हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया कौन कॉज करता है? यूवीबी। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही? नो सर, आ रही है। दैट इज कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। कैटरेक्ट इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। इसी वजह से ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस का निकालना रोका गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में साइन हुआ था। कब आया था? 1987। इफेक्टिव कब हुआ? 1989। ऑलरेडी आपको बता दिया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कहाँ होता था? तो ये एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करते थे, यानी एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब में यूज करते थे। अब उसका यूज नहीं करते हैं। अरे तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना एक फ्रियॉन, यस सर। क्या होता है? CF2Cl2। यही होता है ना? यस सर, यस यस करो, याद भी है? याद है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेना। जब आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक खतरनाक प्रॉब्लम आई थी, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। क्यों? क्योंकि वहां पे अच्छा खासा पानी डाला गया था और फर्टिलाइजर का यूज किया गया था, और फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज होना मतलब सॉइल खराब होना। सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन। एक बताओ, जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वही फर्टाइल होती है, बाकी सॉइल क्या होती है? नॉर्मल होती है। तो अगर तुम वहां पे चलोगे फिरोगे तो वहां पे धूल ज्यादा होगी, तो टॉप लेयर क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। तो ओवर कल्टीवेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, वहां से क्या हट जाएगा? पेड़ हट जाएगा, तो पानी से क्या होगा? पानी की धारा में के साथ पानी बह जाएगा, मिट्टी बह जाएगी। पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस रिजल्ट इन एरिड पैचेज ऑफ लैंड। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, पानी का जमावड़ा और सॉइल की सैलिनिटी, ये पॉइंट याद कर लेना। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी आर some of the problems that have come in wake of the green revolution. Deforestation, एक टर्म तो मैंने बता दिया था, रिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेड एरिया पे दोबारा फॉरेस्ट लगाना, रिफॉरेस्टेशन। और एक बताया था एफॉरेस्टेशन, और आपको बताया था एफॉरेस्टेशन मतलब होता है न्यू एरिया पे फॉरेस्टेशन करना, जहां पे कभी कोई फॉरेस्ट नहीं था। अब बताओ, ट्रॉपिक्स में 40% और टेम्परेट में 1% क्या हो गया है? फॉरेस्ट लॉस्ट हो गया है। अगर कहते हैं फॉरेस्ट का कवर इंडिया में कितना है? 30% है, और बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी इट श्रंक टू 21.5%, वेयर एट द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया था? 1988 में। ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स एंड 67% फॉरेस्ट कवर फॉर द हिल्स। 67 और 32 ये मैं आपको वहां पे बताता हूँ जब आपका आया था GDP वाला। और देख लेना, ये डेटा हो सकता है कहीं पे 19 हो किसी का, यही लिखा हुआ है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूम कल्टीवेशन, काटो जलाओ और खेती करो। झूम झूम के खेती करो मतलब एक जगह खेती को फिर दूसरी जगह करो। कहाँ पाया जाता था? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। पहले लोग क्या करते थे? थोड़ा सा जंगल जला दिया, काट दिया और वहां खेती किया, फिर छोड़ दिया उसको, फिर दूसरे जगह चले गए। वहां जंगल काट दिया, जला दिया, फिर खेती किया, छोड़ दिया। तो पुराना वाला जो छोड़ते गए वो धीरे धीरे फिर फॉरेस्ट बनता गया। लेकिन आप तो जानते हो, लोग अगर एक बार पा गए तो छोड़ेंगे, तो धीरे 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 फॉरेस्ट कम होते चले गए। किसके कारण? स्लैश एंड बर्न और झूम कल्टीवेशन। रिफॉरेस्टेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? कौन सा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसी को बोलते हैं। हाँ हाँ, ओके सर।
राजा जोधपुर वाला 1731 भेजा था, लकड़ियां लाना, महल बनाओ, काटो पीटो। अमृता देवी गई, पेड़ से चिपक गई, हमको काटो, फिर पेड़ को काटो, काट दिया। और साथ ही साथ उनके जो वंशज थे और उनके जो लोग थे बिश्नोई समाज के, सबको काट दिया। तो कहा गया कि ह्यूमन अपनी लाइफ का सेक्रिफिकेशन प्लांट वगैरह के लिए, ये बहुत बड़ा आपका क्या है, उदाहरण है। इसी वजह से इंडिया में अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया जाता है ऐसे करेज के लिए जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी से रिगार्डिंग चिपको मूवमेंट, गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड वाले रीजन में, वहां पे डैम प्रोजेक्ट बन रहा था, तो पेड़ वगैरह काटने गए, तो लोग ने इसी से स्टार्ट होके अमृता देवी से लोगों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि पहले हमें काटो फिर पेड़ काटो। तो उसमें तो राजा का राज था, अब डेमोक्रेसी आ गई थी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि आदमी को काट दे फिर पेड़ काट दे, तो गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा प्रोजेक्ट। 1974 local women showed enormous bravery in protecting trees from the by hugging them. People all over world have the acclaimed the चिपको मूवमेंट। अच्छे से पढ़ना है तो क्लास 9th खोल लेना, मिल जाएगा। जेफम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम कहाँ कहाँ जाके रखाएंगे यार, कितनी पुलिस वगैरह लगाएंगे, तो इसने कहा कि जो लोकल कम्युनिटी, जो आसपास की कम्युनिटी होती, जो फॉरेस्ट से रहती है, उसको पूजते हैं। तो उसने कुछ नहीं कहा कि भैया देखो तुम लोग पेड़ और रखवाली करते रहे ना, साथ में जो पेड़ से तुम्हारा लकड़ियां मिलेगी बिल लेना, टूटी हुई सूखी लकड़ियां, वहां से फल फूल खा लेना, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट हो उसको यूज कर लेना, तुम्हारा भी भला हमारा भी भला। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया गया था फॉर सस्टेनेबल मैनर, JFM। सर आप फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं सेंड किए। चलिए आज कर देंगे। सर इंटरेक्शन रह गया वाले चैप्टर का। पॉपुलेशन इंटरेक्शन चलो करवा देंगे उसको भी। हाँ सर। तो 286 आपके 286 पेज। सर पॉपुलेशन इंटरेक्शन वैसे हमने बोला है, चलो फिर बोल देंगे। हाँ सर बोल दीजिएगा सर। सर क्या है पॉपुलेशन इंटरेक्शन? जय हिंद। भैया आपको लड़ना है, समझ आ रहा है, तो हम बोलते हैं आपको जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी आपका जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन हो गया, जो आपकी PDF हो गई, वो आपको देंगे। अगला लेक्चर रहेगा आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तुम्हारा उसमें था जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का है, उसको हमने पढ़ा नहीं, वो भी पढ़ डालेंगे। और साथ ही साथ आपका उस दिन हमने केमिस्ट्री का जो आपका रहेगा उसको भी पढ़ देंगे। ओके सर। ठीक है, तो उस दिन आपका बायोलॉजी लाइन बाय लाइन खत्म होगी, मतलब कि आपको हमने लाइन टू लाइन हर चैप्टर करा देंगे। अगर ऐसा लगता है कोई चैप्टर नहीं हुआ है तो हमें प्लीज बता देना, बाद में हम ये वर्ड ना सुने कि नहीं हुआ है। सर अब रैपिड फायर कराइए हम लोग को। तो होता रहेगा, वो तो रहेगा। जी सर, थैंक यू सर। फिर यूनिट वाइज चलेगा, उल्टा वहां से चलेगा, जो भूले रहोगे वहां से चलेगा। तो आप अपना यूनिट लिख के दे दीजिएगा जिसका कराना होता है। सर आप बता दीजिएगा पहले से, हम लोग पढ़ लेंगे वो। हम आपको शेड्यूल दे देंगे। हाँ सर ठीक है। चलिए ठीक है, बाय। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, बाय बाय।